गुड मॉर्निंग। आज अपन फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन। आप सबने पिछली क्लासों में देखा है कि अपन ने गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात की, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की, oogenesis की बात की। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स का निर्माण हुआ, ओवम जेनेसिस में ओवम्स का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो मदर सेल्स थी वो सारी की सारी डिप्लॉइड थी, और ये दोनों बनने वाली कोशिका कैसे, दोनों बनने वाले गैमेट्स किस प्रकार के हैं, हैप्लॉइड है। अब अगर आप देखें इन जनरल तो ह्यूमन बीइंग की कोई भी कोशिका लो, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46, और उसके पेरेंट्स में कितने हैं, 46। और जैसे हमारे केस में मान के चलेगा, हमारे अपने कोशिकाओं का अगर निकाल के देखें हमारी के, तो कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। अपने पेरेंट्स की देखें तो उसमें कितने होंगे, 46। हमारे बच्चों के बारे में अगर देखें, उनके बच्चों की अगर सेल्स की अगर अपन एनालाइज करें तो कितने होंगे। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है, नियत संख्या है 46 की, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये किस प्रकार से बनती है, वो बनती है गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन की वजह से। क्योंकि जो उनके पेरेंट्स में मदर सेल्स हैं उसमें ऑलरेडी कितने हैं, 46 हैं। अगर ये गैमेटोजेनेसिस नहीं हो तो मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, मियोसिस डिवीजन नहीं होगा तो सेल डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में चेंज ही नहीं होगी। तो अगर माने तो गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा तो ये संख्या बढ़ जाएगी, 92 हो जाएगी, अगली जनरेशन में और डबल हो जाएगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी जेनेटिक एनामोली आ जाएंगी, कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट बना रहे, तो नेचर ने इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे अंदर दी है, जिसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिससे दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं, फिर से वापस वो नंबर 46 हो जाएगा। वो आधा भी रहेगा तब भी उसमें दिक्कत ही रहेगी। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हैप्लॉइड गैमेट्स बने थे वो आपस मिक्स हो जाते हैं, और दोनों जो कि अलग अलग हो गए थे, पैटर्नल क्रोमोसोम एक साइड चले गए थे, मैटरनल एक साइड चले गए थे, उन दोनों को वापस एक साथ लाने की जो प्रक्रिया है उसको आप फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहेंगे। ठीक है ना। तो निषेचन वो है प्रक्रिया है, या उसकी डेफिनेशन अगर देखें तो फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टू ईच अदर। ठीक है ना। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर और मादा युग्मक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, टू मेक ए कॉमन स्ट्रक्चर, एक कॉमन संरचना बनाने के लिए, दैट इज नॉन एज जाइगोट, जिसको आप क्या कहोगे, युग्मनज। या आप कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज टू ईच अदर टू मेक ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दैट इज नॉन एज जाइगोट, एंड द प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। निषेचन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक या अगुणित युग्मक आपस में मिलकर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको कि युग्मनज कहते हैं, दैट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो मेल और फीमेल गैमिट्स, मीन्स अगर बात करें एक है ओवम और एक है स्पर्म, इन दोनों गैमिट्स को आपस में फ्यूज करा के और एक जो कॉमन स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज नॉन एज जाइगोट। तो ये जो प्रक्रिया है दैट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दोगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो ये ओवम, ये स्पर्म्स, स्पर्म और ओवम दोनों किस प्रकार के हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड है, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, किसके द्वारा, फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर 2n एक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज नोन एज जाइगोट। और ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट से ही आगे एक एम्ब्रियो का निर्माण होगा। मीन्स ये किसी भी एम्ब्रियो की या किसी भी एनिमल की या किसी भी प्लांट की जो बेसिक उसकी जो नींव होती है वो किससे रखी जाती है, जाइगोट से। जाइगोट ही आगे फर्दर डेवलप होकर और एक एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। तो जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया है दैट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब फर्टिलाइजेशन को देखें, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। देखो, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम एक साथ नहीं आएंगे, जैसा कि अपन शो करते हैं ना
पेरेंट्स के कैरेक्टर शो करते हैं, कुछ कैरेक्टर आपको अपने फादर से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर अपनी मदर से मिलते हैं। तो जो दोनों के कैरेक्टर आपके अंदर आते हैं उसके लिए जो एक साथ लाने का जो काम करती है वो ये प्रक्रिया है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन को देखें आगे तो फर्दर इसको कैटेगराइज किया है अलग अलग जो प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन की। सबसे पहले जो इसमें हेडिंग्स हैं वो है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा, क्योंकि आपने देखा कि जो ओवम होता है वो तो अचल होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, गोलाकार संरचना, चल फिर नहीं सकती। लेकिन इस स्पर्म्स जो होते हैं वो स्पर्म्स सचल संरचना है, उसमें एक टेल लाइक संरचना पाई जाती है, वो ऐसे वाइब्रेट करके उसको मूवमेंट देती है जो कि लिक्विड में एक जगह से दूसरी जगह प्रोपल्शन फोर्स एक डेवलप करती है जिसकी वजह से वो चल फिर सकता है। तो फर्स्ट जो इसकी फर्टिलाइजेशन की वो आएगी अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा। कौन अप्रोच करेगा? स्पर्मेटोजोआ ओवा को। क्यों? क्योंकि ये चल फिर सकता है, ये नहीं चल फिर सकता। तो यहाँ पर स्पर्म्स का ओवम तक पहुँचना वो फर्स्ट प्रक्रिया हो जाएगी। तो आप लिखोगे अप्रोच ऑफ स्पर्म्स टू ओवा या ओवम। एक अगर कहेंगे एक वचन में तो ओवम और बहुवचन में कहेंगे तो ओवा। तो पहली प्रक्रिया शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना। ठीक है, दूसरी जो हो जाएगी वो वहां तक पहुंचेगा जब, क्योंकि अंडाणु के ऊपर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स पाई जाएगी, सबसे पहले ये इसके जाके और अटैच होगा यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा अटैचमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अटैच होना। उसके बाद में अटैच होने के बाद स्पर्म्स जो होते हैं उसमें से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिनको स्पर्म लाइसिन के नाम से जानते हैं आप। स्पर्म लाइसिन होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, जाति विशेषक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक मीन्स अगर एक पर्टिकुलर स्पीसीज के स्पर्म्स को उसके ओवम के साथ मिलाओगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे एक डॉग के स्पर्म लिए और एक कैट के ओवम के साथ उनको फर्टिलाइज कराने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। कारण ये होता है कि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो एंजाइम्स और इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के नाम से जाने जाते हैं। जो ओवम की सरफेस पे पाया जाता है उसको फर्टिलाइजिन कहते हैं, जो स्पर्म की सरफेस पे पाए जाते हैं उसको एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं। और जैसे एंजाइम्स में होता है ना लॉक की सिस्टम, जिस ताले की चाबी है उस चाबी से वही ताला खुलेगा, दूसरा नहीं खुलेगा। सेम वैसा ही होता है कि जो फर्टिलाइजिन इसके सरफेस में पाई जाती है वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज के, अपनी स्पीसीज के ही एंटी फर्टिलाइजिन के साथ बॉन्ड बना पाती है, अदरवाइज नहीं बनाएगी। तो दोनों एक ही जाति के होने पर एक दूसरे से बॉन्डिंग होती है और वो उसके जाके अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद में यहाँ से इसमें एक एक्रोसोम नामक अपन जब स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, इसके बाद एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, फिर ओवम की, फिर अपन फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया डायग्रामेटिकली समझेंगे। ठीक है ना, आज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। अब स्पर्म लाइसिन यहाँ से जब सीक्रेट होता है, ये इस ओवम की दीवार को एक जगह से, एक पॉइंट से तोड़ देता है और वो वहाँ से स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोमल मटेरियल होता है वो ओवम के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही ओवम के अंदर वो एंटर करता है, ये जो ओवम होता है इसका साइटोप्लाज्म होता है जो अभी तक पैसिव फॉर्म में था, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा और इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल चेंज हो जाएंगे। तो उसको कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ ओवम। एक्टिवेशन ऑफ ओवम मतलब ओवम का एक्टिव होना। ठीक है, उसके बाद में एक्टिवेशन ऑफ ओवम होगा। फर्टिलाइजेशन कौन बनेगा? फर्टिलाइजेशन कौन से? वो स्पर्म ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा। ओवम के अंदर एंटर करेगा तो वहां पर वो दो पाथ से, एक पेनिट्रेशन पाथ और एक फर्टिलाइजेशन पाथ या एम्फीमिक्सिस पाथ से ओवम के प्रोन्यूक्लियाई तक पहुंचेगा और एक दूसरे से फ्यूज होंगे, तो उसको आप कहोगे एम्फीमिक्सिस। क्या नाम दोगे? एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब बोथ और मिक्सिस का मतलब मिक्स होना। किसका मिक्स होना? दोनों प्रोन्यूक्लियाई का। प्रोन्यूक्लियाई किसको कहेंगे? ओवम और स्पर्म के न्यूक्लियस एक दूसरे से मिलने से पहले इनके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि फिलामेंट्स की फॉर्म में होता है, थ्रेड की फॉर्म में होता है या धागे की फॉर्म में होता है, जो क्रोमोसोम होता है, वो टूटकर ग्रेन्यूल्स में परिवर्तित हो जाता है।
और ग्रेन्यूल्स में परिवर्तित होकर वो इस प्रकार से, पहले जो इस प्रकार से इसमें ओवम्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस प्रकार से दिखते हैं, लेकिन जैसे ही ये एक्टिवेशन और ओवम होता है और वो फर्टिलाइजेशन कौन के थ्रू एंटर करेंगे, दोनों के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कोई क्रोमोसोम होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन में चेंज हो जाता है और ग्रेन्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे और थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब करके थोड़े बड़े हो जाते हैं साइज में। तो यहाँ पर जो ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है, दैट इज नॉन एज प्रोन्यूक्लियाई। तो मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, अगर स्पर्म से आया तो मेल प्रोन्यूक्लियाई और ये फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। यहाँ से ये एंटर करेगा, क्योंकि है ना सामान्यतः ये जो न्यूक्लियस होता है एक्सेंट्रिक होता है, केंद्र से थोड़ा हट के होता है। तो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस यहाँ से एंटर करेगा सेंटर में जाएगा, इसको बोलेंगे पेनिट्रेशन पाथ। उसके बाद सेंटर में जाने के बाद ये प्रोन्यूक्लियाई यहाँ तक जाएगा जहाँ पर फीमेल का प्रोन्यूक्लियाई, तो इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन पाथ। दो रास्ते वो तय करेगा, पेनिट्रेशन पाथ और फर्टिलाइजेशन पाथ। यहाँ से एंटर करने के बाद सीधा इसके केंद्र में जाएगा, केंद्र में इसको न्यूक्लियस मिलेगा नहीं, उसके बाद जहाँ भी चाहिए यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, वहाँ होगा, वहाँ तक वो जाके और उस पाथ से एक दूसरे से फ्यूज होंगे, उसको एमपी मिक्स, तो इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन पाथ। और दोनों एक दूसरे से एमपी दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद में n+n 2n की स्ट्रक्चर आ जाएगी और ये फिर जाइगोट में चेंज हो जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया को आप नाम दोगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर देखें तो फर्टिलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा दोनों मदर और फादर, मतलब पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम एक साथ आते हैं और एक कॉमन सेल में, जिसको कि जाइगोट कहेंगे, मीन्स कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए जो आनुवंशिकता जिम्मेदार होती है, लेकिन उनको एक्युमुलेट करने का काम कौन करेगा? फर्टिलाइजेशन। इसलिए निषेचन की जो प्रक्रिया है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो मेल और फीमेल गैमीट्स को एक दूसरे को फ्यूज कराती है। मेल और फीमेल गैमीट्स में अंदर पाए जाने वाली जो क्रोमोसोम्स होती है उन क्रोमोसोम्स को एक साथ लाती है, जिससे मैटरनल और पैटर्नल जो गुणसूत्र होते हैं वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तभी एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो आगे एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं। तो जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, जो ये चलती रहती है सतत प्रक्रिया, उसको कंटिन्यूस रखने के लिए फर्टिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी बिल्कुल कांस्टेंट बनेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगली क्लास में अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, उससे फिर देखेंगे स्पर्म के बाद ओवम की स्ट्रक्चर, फिर देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।